मजदूरी। मजदूरी का सीधा तात्पर्य जो आप लोग समझते हो, मजदूरी का तात्पर्य होता है श्रम के प्रतिफल में, श्रम के प्रतिफल में मिलने वाला मौद्रिक उपहार। ठीक है? श्रम के प्रतिफल में जो हमको मौद्रिक उपहार या मुद्रा के रूप में जो कुछ हमको रिवार्ड मिलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मजदूरी कहते हैं। तो श्रम के प्रतिफल में, और इकोनॉमिस्टों ने श्रम को 2 पार्ट में क्लासिफिकेशन किया। पहला आपका होता है शारीरिक श्रम। ठीक है? शारीरिक श्रम वो श्रम होता है जिसमें शरीर का योगदान ज़्यादा होता है। ठीक है? आपकी इसमें फिजिकल मेहनत ज़्यादा पड़ती है। और दूसरा हमारे पास क्या होता है? मानसिक श्रम। मानसिक श्रम, ये मेंटल श्रम होता है। तो आज का समय में जो आपका फैशन बन गया है, अधिकतर मजदूरी शब्द का प्रयोग जब भी किया जाता है, तो हम लोग मजदूरी शब्द का प्रयोग जो जोड़ देते हैं, वो वास्तव में जोड़ देते हैं शारीरिक श्रम से। एक मनरेगा के अंतर्गत अगर कोई लेबर कार्य करता है, तो हम लोग उसको कनेक्ट कर देते हैं मजदूरी से। और मानसिक श्रम के बदले जो कुछ प्राप्त होता है, उसको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं वेतन में। ठीक है? तो जो आपका श्रम है, शारीरिक श्रम हो या मानसिक श्रम हो, दोनों के बदले में जो कुछ हमें प्राप्त होता है, उसको हम लोग यहाँ पर मजदूरी की संज्ञा देंगे, अर्थात वो हमारा वेज होगा। तो में वेज क्या होता है? जो मजदूरी आपकी होती है, वो वास्तव में श्रम का प्रतिफल होता है। और श्रम जो होता है, वो एक श्रमिक द्वारा प्रदान किया जाता है। और श्रमिक क्या करता है? अपने श्रम के द्वारा उत्पादकता को बढ़ाता है। श्रमिक श्रम के द्वारा प्रोडक्टिविटी को इनहेंस करता है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। और इसके परिणाम स्वरूप ये जो उत्पादकता बढ़ती है, ये आपके पास मॉनेटरी वैल्यू को ये रखती है। इसलिए हम श्रमिक के द्वारा किया गया श्रम, जिससे हम कुछ ना कुछ उत्पादन प्राप्त हुए हैं, वास्तव में उस उत्पादन के प्रतिफल में हम उसको मजदूरी के रूप में कुछ ना कुछ प्रदान करते हैं। तो श्रमिक में एक विशेष गुण पाया जाता है, किसका? उत्पादकता का, प्रोडक्टिविटी का। अर्थात जो श्रमिक होता है, वो प्रोडक्टिविटी को इनहेंस करता है। और याद रखना, अगर कोई श्रमिक श्रम नहीं करता है, तो श्रम नाशवान होता है। बहुत नोटेबल पॉइंट है, श्रम नाशवान होता है। अगर आज आपने कहा रात में कि आज मैं रीडिंग नहीं करूंगा, आज रात में मैं स्टडी नहीं करूंगा, बहुत टायर्ड हो गया हूं, तो आज का आपका जो श्रम आपने बचाया है, वो वास्तव में रिस्टोर करके नेक्स्ट डे वर्क नहीं करेगा, बल्कि आपका जो श्रम है आज का, वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए कभी भी आप ये नहीं कह सकते हो कि आज की स्टडी को हम फ्यूचर के लिए टाल रहे हैं और मैं एनर्जी को रिबूस्ट कर लूंगा। नहीं, कभी नहीं हो सकता। श्रम नाशवान है। आपका एक दिन का ना किया गया श्रम कभी भी भविष्य में वापस नहीं आ सकता है। तो इस प्रकार जो श्रम प्रदान करता है, वो नाशवान होता है, पहली क्वालिटी है। और दूसरी, उसमें उत्पादकता का गुण पाया जाता है। अर्थात वो जितनी मजदूरी लेता है, उससे अधिक आपको उत्पादन करके देता है। अर्थात जितनी मजदूरी लेता है, उससे ज्यादा वो क्या करता है? उत्पादन के रूप में जो आपका प्रोडक्शन है, टोटल प्रोडक्शन, वो मालिक को प्रदान करता है। तो और मालिक बदले में उसको मजदूरी प्रदान करते हैं। तो एक क्रम चलता रहता है। क्रम क्या चलता रहता है? कि श्रम जो होता है वो नाशवान होता है, इसलिए श्रमिक अपने श्रम के प्रतिफल में जो कुछ प्राप्त करता है, वो मजदूरी कहलाती है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने कहा, आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार मजदूरी का निर्धारण वहां पर होता है जहां पर श्रम की मांग तथा श्रम की पूर्ति दोनों बराबर है। यानी डिमांड ऑफ लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर जहां पर दोनों बराबर हो जाएंगे, वहीं पर आपकी मजदूरी का निर्धारण हो जाएगा। ठीक है? आई एम जस्ट रिपीटिंग। मॉडर्न थ्योरी जो आपकी कहती है, वो कहती है कि जहां पर डिमांड ऑफ लेबर, श्रम की मांग तथा श्रम की पूर्ति, सप्लाई ऑफ लेबर,
दोनों जहां पर बराबर हो जाती है, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर दोनों जहां पर बराबर हो जाती है, वहीं पर वेज का निर्धारण हो जाता है। दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज नोटेबल पॉइंट। ठीक है, तो मजदूरी का निर्धारण कहां पर होता है? जहां पर श्रम की मांग तथा श्रम की पूर्ति दोनों बराबर होगी। अब प्रश्न उठता है कि श्रम की मांग क्या है? तो श्रम की मांग क्या है? श्रम की मांग, डिमांड ऑफ लेबर क्या है? डिमांड ऑफ लेबर, श्रम में एक विशेष गुण पाया जाता है उत्पादकता का। श्रम में एक विशेष गुण पाया जाता है उत्पादकता का, और जितना कोई श्रमिक लेता है उससे ज्यादा उत्पादन करने की वो क्षमता रखता है। तो ये उत्पादकता का गुण जो होता है वो विशेष गुण पाया जाता है श्रमिक के अंतर्गत। लेकिन ये जो उत्पादकता होती है, ये सीमांत उत्पादकता ह्रास नियम लागू होने के कारण, सीमांत उत्पादकता ह्रास नियम लागू होने के कारण जैसे जैसे नंबर ऑफ द लेबर बढ़ाते जाते हैं, श्रमिकों की संख्या बढ़ाते जाते हैं, उनसे प्राप्त सीमांत उत्पादकता लगातार कम होती चली जाती है। तो प्राप्त होने वाली सीमांत उत्पादकता लगातार कम होती जाती है श्रमिकों की संख्या बढ़ाने के साथ। जैसे जैसे श्रमिकों की संख्या हम लोग बढ़ाते चले जाते हैं, उसके परिणाम स्वरूप उनसे प्राप्त होने वाला उत्पादन लगातार हमें कम होता प्राप्त होता चला जाता है। ठीक है, तो ये जो सीमांत उत्पादकता है, ये क्या है? ये वास्तव में प्रोड्यूसर के लिए रिवॉर्ड होता है। प्रोड्यूसर यही तो चाहता है कि आपको लगाएं, नंबर ऑफ द लेबर्स को हम फर्म में लगाएं, और फर्म में लगाने के बाद हमें उत्पादकता प्राप्त हो। भले वो उत्पादकता लगातार कम होती जाती है, कोई बात नहीं, लेकिन जैसे जैसे मैं श्रम लगाता जाऊंगा, उससे मिलने वाली सीमांत उत्पादकता लगातार कम होती चली जाती है। और एक प्रोड्यूसर को उत्पादकता जो मिलती है, इसका कोई ना कोई मौद्रिक मूल्य होता है, और इस मौद्रिक मूल्य को वो क्या करता है? सीमांत उत्पादकता के बराबर, सीमांत उत्पादकता के बराबर मूल्य देने को वो तैयार हो जाता है, अर्थात मजदूरी देने को तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जो सीमांत उत्पादकता होती है, वो वास्तव में मजदूरी दर पर, वो क्या वास्तव में श्रम की मांग को डिफाइन करती है, डिमांड ऑफ लेबर को डिफाइन करती है, कि जैसे जैसे श्रमिक की नंबर ऑफ द लेबर बढ़ाते चले जाते हैं, उसके परिणाम स्वरूप श्रम की मांग लगातार कम होती चली जाती है। तो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन ऑफ लेबर इज द फंक्शन ऑफ वेज, ये मजदूरी का फल है। अगर श्रमिक ज्यादा मजदूरी मांगेंगे तो एक उत्पादक कम श्रमिकों को लगाएगा, क्योंकि ज्यादा श्रमिकों को लगाएगा तो उसकी सीमांत उत्पादकता कम हो जाएगी। तो यदि मजदूरी ज्यादा होगी तो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन, जो आपका डिमांड ऑफ लेबर है, जिसको हम लोग डिमांड ऑफ लेबर कहते हैं, अगर वेज अर्थव्यवस्था में कोई श्रमिक ज्यादा मांगेगा तो श्रम की मांग पहले से क्या हो जाएगी? श्रम की मांग कम हो जाएगी। और अगर अर्थव्यवस्था में मजदूरी कम होगी तो मजदूरी कम होने के परिणाम स्वरूप श्रम की मांग उत्पादक ज्यादा करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो श्रम की मांग है, वो वास्तव में मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन ऑफ द लेबर से प्राप्त होता है, सीमांत उत्पादकता से प्राप्त होता है, जो श्रमिक की सीमांत उत्पादकता होती है। क्योंकि सीमांत उत्पादकता ह्रास नियम का जो ढाल होता है वो ऋणात्मक होता है, इसलिए क्या होता है? सीमांत उत्पादकता का ढाल ऋणात्मक होता है, इसलिए जो हमारे पास ये बनता है, वो वास्तव में हमें जो प्राप्त होता है, वो वास्तव में हमें निगेटिव स्लोप का क्या प्राप्त होता है? निगेटिव स्लोप का हमें डिमांड कर्व प्राप्त होता है। ये आपका ओ एक्स है। नंबर ऑफ लेबर को हमने नीचे लगाया है, नंबर ऑफ लेबर्स को नीचे हमने आधार अक्ष पर रखा है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को, यानी प्रोडक्टिविटी को हमने लंब अक्ष पर रखा है। जैसे नंबर ऑफ पहला लेबर लगाते हैं तो उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हाई होती है, लेकिन जैसे नंबर ऑफ द लेबर बढ़ाते चले जाते हैं, उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उत्पादकता लगातार कम होती चली जाती है। 11 लेबर लगाए
तो उससे प्राप्त होने वाली जो आपकी प्रोडक्टिविटी है वो L1 A1 प्राप्त होती है। जैसे नंबर ऑफ लेबर बढ़ा करके L2 कर देते हैं, उससे प्राप्त होने वाली उत्पादकता L2 A2 हो जाती है। जब तीसरा लेबर लगाते हैं तो तीसरा लेबर लगाने के परिणाम स्वरूप उससे प्राप्त होने वाली उत्पादकता और कम हो जाती है। चौथा लेबर लगाते हैं, जब चौथा लेबर लगाते हैं तो इससे प्राप्त होने वाली उत्पादकता L4 A4 हो जाती है। इसी प्रकार L5 लेबर लगाते हैं तो उससे मिलने वाली उत्पादकता L5 A5 हो जाती है, और लगातार नंबर ऑफ लेबर बढ़ाने से हमको सीमांत उत्पादकता मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन ऑफ लेबर कंटिन्यू कम प्राप्त होता चला जाता है। और सीमांत उत्पादकता नियम हमें बताता है कि सीमांत उत्पादकता नियम जो है ये बताता है कि अर्थव्यवस्था में एक उत्पादक सीमांत उत्पादकता के बराबर ही मजदूरी देने को तैयार होता है। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि सीमांत उत्पादकता वक्र को हम लोग श्रम का मांग वक्र कह सकते हैं। श्रम का मांग वक्र है, और श्रम का मांग वक्र दैट हैव द निगेटिव स्लोप, जो ऋणात्मक ढाल रखता है, और ये वास्तव में मजदूरी का फलन पाया जाता है। और मजदूरी का फलन का तात्पर्य ये होता है कि अगर अर्थव्यवस्था में वेज का मान ज्यादा, श्रमिक ज्यादा मजदूरी की डिमांड करते हैं, तो उस श्रमिक की मांग उत्पादक कम करेंगे। ठीक है, क्योंकि सीमांत उत्पादकता के बराबर वो देना चाहेंगे, और अगर मजदूरी ज्यादा चाहेंगे तो वो A2 कहीं पॉइंट पर रहेंगे, तो केवल 2 श्रमिकों को वो लेंगे। लेकिन अगर वो वेज कम कर देंगे तो एक उत्पादक, मान लो अगर आपका वेज बहुत कम है, तो उसके परिणाम स्वरूप नंबर ऑफ लेबर यानी डिमांड ऑफ लेबर आपकी बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार हमको रिजल्ट क्या मिलता है कि जो श्रम का मांग वक्र होता है ये वेज का फलन होता है, मजदूरी का फलन होता है, जिसका तात्पर्य होता है कि यदि अर्थव्यवस्था में मजदूरी का मान ज्यादा होगा, वेज का मान ज्यादा होगा, तो उत्पादकों द्वारा श्रम की मांग कम होगी। श्रम की मांग कम होगी। आप अपने लाइफ में भी देख लो, अगर आप घर में काम में लेबर लगाते हो और वो वेज ज्यादा मांगता है, तो नंबर ऑफ लेबर्स की डिमांड आपके द्वारा कम हो जाती है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो श्रम का मांग होता है ये मजदूरी का फलन है, इट इज द फंक्शन ऑफ वेज है। अगर वेज का मान ज्यादा हुआ तो डिमांड ऑफ लेबर कम होगा, और अगर वेज का मान कम होगा तो डिमांड ऑफ लेबर ज्यादा होगा। दस हम कह सकते हैं कि जो श्रमिक का मांग वक्र है, और श्रमिक का मांग वक्र कहां से उत्पन्न होता है? मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन ऑफ लेबर से, उनकी सीमांत भौतिक उत्पादन से। सीमांत भौतिक उत्पादकता से हमें प्राप्त होता है श्रम का मांग वक्र। और श्रम का मांग वक्र किसका फलन है? ये मजदूरी का फलन है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, पहला, श्रम का मांग वक्र किससे उत्पन्न होता है? मार्जिनल प्रोडक्शन से, ठीक है, पहला। दूसरा, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन से। फिजिकल का मतलब होता है वस्तु के रूप में जो उत्पादन होता है उसे फिजिकल प्रोडक्शन कहते हैं। और जब इकोनॉमी में एक प्रोड्यूसर क्या करता है, इसको बाजार में बेचता है जाकर, मान लीजिए मैं एक कहते उद्योग में काम कर रहा हूं, तो मैं वस्तु के रूप में अपना सीमांत उत्पादकता बता सकता हूं। ठीक है, तो इस प्रकार मार्जिनल प्रोडक्शन नहीं, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन ऑफ लेबर जो होता है ये दिखाता। थर्ड आपका एवरेज प्रोडक्शन। फोर्थ आपका टोटल प्रोडक्शन। आपसे पूछा जाता है कि मांग वक्र को कौन दर्शाता, तो आप आंसर टिक करोगे, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन ऑफ द लेबर होगा, जो डिफाइन करता है कि श्रम की मांग वक्र है। श्रम की मांग वक्र में दूसरा एमसीक्यू बनता है, श्रम की मांग वक्र तथा वेज के बीच में क्या रिलेशनशिप पाया जाता है? ठीक है, प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप। दूसरा, इनवर्स रिलेशनशिप। तीसरा, आपका नन रिलेशनशिप। ठीक है, चौथा, उपर्युक्त चारों। ठीक है, तो आप कहोगे इनवर्स रिलेशनशिप है, निगेटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। यदि वेज का मान ज्यादा होगा तो उसके परिणाम स्वरूप डिमांड ऑफ लेबर की मांग कम हो जाएगी, और यदि वेज का मान कम हो जाएगा तो डिमांड ऑफ लेबर का मान ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए श्रम का मांग वक्र कैसी ढाल रखता है? डिमांड ऑफ लेबर
कैसी स्लोप रखता है, डिमांड ऑफ लेबर का स्लोप कैसे होता है, तो आप पहला ऑप्शन आ सकता है आपका निगेटिव, दूसरा ऑप्शन आ सकता है एग्जाम में पॉजिटिव, तीसरा आ सकता है बोथ, और चौथा आ सकता है नन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो आप कहोगे द डिमांड कर्व ऑफ द लेबर हैव द निगेटिव स्लोप। जो उसका स्लोप होगा वो वास्तव में निगेटिव स्लोप होगा। तो इस प्रकार अब आपने जानकारी प्राप्त कर ली कि जो मजदूरी होती है, जो श्रम का मांग वक्र होता है, वो मजदूरी का फलन होता है और दोनों के बीच में निगेटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। यदि मजदूरी का मान बढ़ता है तो श्रम का मान घटेगा, यदि मजदूरी का मान घटता है तो श्रमिक का मान बढ़ेगा, श्रम की डिमांड मार्केट में बढ़ जाएगी। तो ये रिजल्ट मेरा पहला निकल करके आया। चलिए, आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने कहा कि मजदूरी का निर्धारण वहां पर होता है जहां पर डिमांड ऑफ लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर दोनों बराबर हो जाएंगे, वहीं पर वेज का रेट निर्धारित हो जाएगा, वेज डिटरमाइन हो जाएगी। ठीक है, तो हमने डिमांड ऑफ लेबर की स्टडी कर लिया, चलो सप्लाई ऑफ लेबर की स्टडी करते हैं। तो सप्लाई ऑफ लेबर की जब हम लोग स्टडी करते हैं तो सप्लाई ऑफ लेबर जो होता है वो वास्तव में पूर्ति, जो श्रम की पूर्ति होती है, और श्रम की पूर्ति सप्लाई ऑफ लेबर का मतलब होता है कि अगर एक लेबर कितने घंटे काम करता है, वो वास्तव में सप्लाई ऑफ लेबर होती है। हाउ मच टाइम क्या होता है, वो स्पेंड करता है किस पर, वर्किंग एक्टिविटी पर। तो सप्लाई ऑफ लेबर जो होता है वो हाउ मच टाइम एक्सपेंड ऑन वर्किंग एक्टिविटी पे हम लोग कितना खर्च करते हैं, ये सप्लाई ऑफ लेबर होता है। तो वर्किंग एक्टिविटी पे हम लोग कितना खर्च करते हैं। ठीक है, आपसे मैं पूछूं कि सप्लाई ऑफ लेबर इन द स्टडी कितना है, मतलब मैं पूछना चाहता हूं कि आप अध्ययन में कितना समय गुजारते हो। तो सप्लाई जो होती है वो वास्तव में श्रमिक करता है, सप्लाई कौन करेगा, श्रमिक करेगा, और डिमांड कौन करेगा, कैपिटलिस्ट करेगा, पूंजीपति करेगा। ठीक है, तो ये जो आपका सप्लाई होता है वो सप्लाई कौन करता है, सप्लाई श्रमिक के द्वारा की जाती है। ठीक है, मैं श्रमिक हूं, और मैं श्रमिक क्या करता हूं, हाउ मच टाइम स्पेंड विथ माई वर्क, मैं कितने घंटे अपने काम पे देता हूं, डेडिकेट करता हूं, दैट इज कॉल्ड सप्लाई ऑफ लेबर, होगा सप्लाई ऑफ लेबर। ठीक है, हाउ मच टाइम वी स्पेंड ऑन आवर टाइम आवर वर्क, मैं अपने काम पे कितना समय देता हूं, दैट इज कॉल्ड सप्लाई ऑफ लेबर, ये सप्लाई ऑफ लेबर होता है। ठीक है, बट सप्लाई ऑफ लेबर ये किसके द्वारा निर्धारित होती है, पहला प्रश्न होता है सप्लाई ऑफ लेबर क्या होती है, ये मैंने प्रश्न का उत्तर दिया। ये सप्लाई ऑफ लेबर किसका पर निर्भर करती है। ठीक है, विच फैक्ट, कौन सा फैक्टर है जिस पर यह निर्भर करती है, तो सप्लाई ऑफ लेबर इज द फंक्शन ऑफ वेज, ये मजदूरी पर निर्भर करती है। मजदूरी पर निर्भर करने का तात्पर्य यह होता है कि जो सप्लाई ऑफ लेबर होता है, एक लेबर कितने घंटे काम करता है, ये डिटरमाइन कौन करता है, ये मजदूरी डिटरमाइन करती है। रिजल्ट ये बताते हैं कि दोनों के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन पाया गया। पॉजिटिव कोरिलेशन का तात्पर्य होता है कि जब अर्थव्यवस्था में मजदूरी बढ़ती है तो मजदूरी बढ़ने के परिणाम स्वरूप एक श्रमिक ज्यादा घंटे काम करना पसंद करता है। क्लियर है, क्यों, क्योंकि मजदूरी बढ़ने के परिणाम स्वरूप एक श्रमिक ज्यादा घंटे काम करना चाहता है और साथ ही साथ अन्य श्रमिक भी इस कार्य में लगना पसंद करते हैं, इस वर्क में लगना पसंद करते हैं। तो वी कैन से दैट सप्लाई ऑफ लेबर इज आल्सो डिटरमाइंड बाय वेज, मजदूरी के द्वारा यह भी निर्धारित होती है। क्लियर है, तो इस प्रकार से जैसे जैसे वेज बढ़ती जाती है, नंबर ऑफ द लेबर क्या होते हैं उस फर्म में, उस इंडस्ट्री में बढ़ते चले जाते हैं। और अगर मजदूरी कम होती चली जाती है तो नंबर ऑफ द लेबर, सप्लाई ऑफ द लेबर कॉन्टिन्यू डिक्लाइन होता चला जाता है। क्यों, क्योंकि एक मनरेगा के मजदूर को अगर कह दो कि 500 पर डे देंगे, हाउ मच टाइम, ठीक है, आप कितना समय वर्क करना चाहेंगे, तो वो ये भी कह सकता है कि साहब 12 घंटे भी करा लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अगर एक लेबर है, आप लेबर से कहते हो कि हम आपको 100 रुपी देंगे, कितने घंटे काम करोगे, वो बोलता है 2 आवर, मैं 2 घंटे काम करूंगा। मैं कह देता हूं 200 रुपी हम आपको देंगे, कितने घंटे काम करोगे, वो बोलता साहब अच्छा हम 4 घंटे कर देंगे, हाफ मीटिंग करके आपके घर से चले जाएंगे।
अच्छा, हमने कहा ठीक है, हम 400 देंगे, हाउ मच टाइम? साहब 8 घंटे हम काम कर देंगे। हम कहते हैं 6 आवर 6 देंगे, 600 रुपए देंगे, आप कितने घंटे काम करोगे? वो कहेगा 10 घंटे हम कर देंगे। क्लियर है? अगर हम कहते हैं 1000 हम देंगे, कितने घंटे काम करोगे? वो 12 आवर बोल देता है। ठीक है, तो इस प्रकार मैं क्या कर सकता हूं कि जैसे जैसे वेज रेट बढ़ता चला जाता है, उसके परिणाम स्वरूप उसकी इनकम बढ़ती चली जाती है। ठीक है, आय बढ़ती चली जाती है, और उसके परिणाम स्वरूप वर्किंग आवर भी वो बढ़ाता चला जाता है। क्लियर है कि नहीं? वर्किंग आवर बढ़ाता चला जाता है जैसे जैसे वेज बढ़ती चली जाती है। तो दस वी कैन से दैट, हम इस प्रकार ये कह सकते हैं कि जो सप्लाई ऑफ लेबर है, इट इज फंक्शन ऑफ वेज, इट इज आल्सो फंक्शन ऑफ वेज। और अगर मजदूरी बढ़ती है तो श्रम की पूर्ति बढ़ेगी, और मजदूरी घटती है तो श्रम की पूर्ति भी घटेगी। अर्थात जो आपका श्रमिक है वो अधिक मजदूरी लेना पसंद करता है, और जिसके कारण अधिक मजदूरी के लिए वो काम करना पसंद करता है। चलिए एक बार फिर से मैं एक एग्जांपल को रिपीट करता हूं। हाउ मच यू आर एग्री, आप कहां तक सहमत हो इस बात पर? एक ए लेबर है, उस पर हमने एक टेस्ट किया। हमने कहा कि आपको मैं 200 रुपीज दूंगा, कितने घंटे आप काम करोगे? उसका आंसर था कि मैं 4 आवर काम आपके यहां कर सकता हूं। ठीक है, फिर मैंने कहा अगर मैं 400 रुपये आपको दूं, कितने घंटे आप काम करोगे? उसने आंसर दिया 8 आवर साहब मैं काम कर दूंगा। मैं कितने आवर काम कर दूंगा? मैं 8 आवर काम कर दूंगा। मैं कह देता हूं 800 रुपये मैं दूंगा, हाउ मच टाइम यू स्पेंड, आप कितने घंटे काम करोगे? वो बोलता है मैं 12 घंटे साहब काम कर दूंगा। ऐसा बिहेवियर देखा जाता है। अगर इस तरह का बिहेवियर आपको इकोनॉमी में दिखाई पड़े कि जैसे जैसे उसकी मजदूरी बढ़ती जाती है, वो अपने आराम को काम में कन्वर्ट करता चला जाता है। क्लियर है? इंसान दो काम कर सकता है, या तो वो आराम करेगा या वो काम करेगा। क्लियर है? यही तो आपका काम होगा कि काम या आराम करेगा। जैसे जैसे मैंने मजदूरी बढ़ाना चालू किया, वो काम को रिप्लेस कर दे रहा आराम की जगह। क्लियर है बात? वो आराम अब कम करता है। पहले 4 घंटे काम करने के बाद बाकी घंटे रेस्ट करता था, लेकिन जैसे जैसे मजदूरी बढ़ती गई, आज 12 घंटे काम कर रहा है, और लगभग लगभग 6 या 7 घंटे वो आराम करेगा, क्योंकि अदर वर्क भी उसके पास होंगे। तो जब कोई व्यक्ति आराम की जगह मजदूरी के कारण, पैसे के कारण आराम को काम से सब्स्टिट्यूट कर देता है, तो इसे हम लोग प्रतिस्थापन प्रभाव की संज्ञा देते हैं। प्रतिस्थापन प्रभाव की संज्ञा देते हैं। क्लियर है? प्रतिस्थापन प्रभाव वो प्रभाव होता है जब अर्थव्यवस्था में मजदूरी के कारण अर्थव्यवस्था में लोग अधिक काम करना पसंद करते हैं, या लोग आराम की जगह काम को प्रेफरेंस देते हैं। और जब आपको ऐसा बिहेवियर दिखाई पड़ेगा, तो जो सप्लाई ऑफ लेबर कर्व है, दैट हैव द पॉजिटिव स्लोप। इसका स्लोप क्या रहेगा? धनात्मक ढाल रहेगा। क्लियर है? तो जब अर्थव्यवस्था में आपको कोई ऐसा बिहेवियर दिखाई पड़ता है कि जैसे जैसे आपकी वेज बढ़ती चली जाती है, और काम की जगह आप आराम को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं, सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं, तो इस प्रभाव को हम लोग सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की ना संज्ञा देते हैं। प्रतिस्थापन प्रभाव होता है। और प्रतिस्थापन प्रभाव कब आपको दिखाई पड़ेगा? जब आपका पूर्ति वक्र क्या होता है? सप्लाई ऑफ लेबर वेज के साथ धनात्मक रूप से इंटरलिंक होगा। जैसे जैसे वेज बढ़ेगी, सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ती चली जाएगी, और वेज घटने से सप्लाई ऑफ लेबर घट जाएगी। तो अगर यहां पर जो इफेक्ट काम करता है, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में सबसे ज्यादा एमसीक्यू यहीं पर पूछा गया है कि व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इन द वेज मार्केट। वेज मार्केट में प्रतिस्थापन प्रभाव का क्या तात्पर्य है?
तो आपका आंसर होना चाहिए कि जब लोग अधिक घंटे काम करने के तैयार हो जाएं अधिक मजदूरी के कारण, तो इस प्रभाव को हम लोग सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की संज्ञा देते हैं। आप लोग भी कर रहे हो ना समय सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में वर्क कर रहे होगे शायद। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का तात्पर्य होता है कि जैसे जैसे वेज बढ़ती जाती है आप आराम की जगह काम को सब्स्टिट्यूट करते चले जाते हो। यू आर एग्री? ठीक है, चलो। लेकिन एक लेवल के बाद आप देखोगे, अगर मैं कह दूं कि आपको 1000 रुपी दूंगा, हाउ मच टाइम यू वांट टू वर्क, तो आप बताइए वो 14 घंटे कभी लेबर नहीं बोलेगा। एक लेबर की कैपेसिटी होती है। लेबर कहता है अरे हम पैसे के लिए जान थोड़ो दे देंगे, तो वो बोलेगा साहब एक काम करते हैं, 800 रुपए में मैं 12 घंटे काम करता हूं, 1000 में मैं 14 घंटे काम नहीं करूंगा, बल्कि वो नंबर ऑफ डेज कम कर देगा। नंबर ऑफ डेज कम कर देगा। जो हफ्ते में 7 दिन आपके घर में काम करने आता था, वो कहेगा साहब कि मेरा 5 दिन में जितना मुझे रिक्वायरमेंट वेतन है उतना मिल जाता है, मैं बाकी 2 दिन अपने आराम पर आराम करूंगा और मैं काम की जगह आराम को सब्स्टिट्यूट करना पसंद करूंगा। एक लेवल के बाद जो श्रमिक होते हैं वो काम के घंटे कम कर देते हैं। ठीक है, कहते हैं कि अब हम इतना काम क्यों करें। जब हम कहते हैं कि क्या 1200 रुपए आपको मिलेगा, तो कहेंगे हम मात्र, अब साहब क्या करते हैं, 7 दिन में यहां पर क्या होते हैं, 5 दिन आने के लिए तैयार थे, 5 डेज आने के लिए तैयार थे, अब ये 7 डेज में क्या कहेंगे साहब, करेंगे तो ये 12 ही घंटे काम। ठीक है, 12 ही घंटे काम करेंगे, लेकिन अब नंबर ऑफ डेज कम कर देंगे और काम की जगह आराम को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो अब यहां पर 4 ही दिन करेंगे और इनको पता है कि 1200 रुपए मुझे 12 घंटे के मिल जाते हैं, तो मैं क्यों करूं। अगर मैं कह दूंगा 1800 रुपए आपको दूंगा, 1800 दूंगा 12 घंटे के, अब बताओ कितना, तो कहेगा साहब मैं हफ्ते में 7 डेज में मात्र 3 दिन आया करूंगा और 3 दिन मैं आराम करूंगा। तो आपको ऐसा बिहेवियर भी दिखाई पड़ता है जब अर्थव्यवस्था में मजदूरी बढ़ती है और लोग काम की जगह छुट्टियों को प्रेफरेंस देने लगते हैं, तो इस प्रभाव को हम लोग इनकम इफेक्ट की संज्ञा देते हैं। यह कहलाता है आपका आय प्रभाव। दिस इज कॉल्ड इनकम इफेक्ट। और यहीं पर जो आपका निगेटिव रिलेशनशिप पाया जाने लगता है, किसका, पूर्ति श्रम की पूर्ति का, सप्लाई ऑफ लेबर का, आपका वेज के संदर्भ में, अब यहां पर रिलेशनशिप निगेटिव हो जाएगा। मजदूरी बढ़ेगी तो श्रम के घंटे लगातार कम होते चले जाते हैं। इसी जगह आपका पूर्ति वक्र क्या हो जाता है, मुड़ने लगता है। तो ये दो प्रकार के आपका बिहेवियर इकोनॉमिक्स में दिखाई पड़ेगा। और लाइए डायग्राम के माध्यम से मैं और अधिक स्पष्ट कर देता हूं। ये आपका नीचे मैंने क्या किया है, आपका सप्लाई ऑफ लेबर लिया है, नीचे सप्लाई ऑफ लेबर लिया है। सप्लाई ऑफ लेबर किसी फॉर्म पे हो सकता है, ये आपके घंटे के रूप में हो सकता है, ये आपका नंबर ऑफ लेबर के रूप में हो सकता है। ठीक है, किसी भी फॉर्म पे हो सकता है। अगर आप ज्यादा घंटे काम कर रहे हैं तो सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ेगा, नंबर ऑफ लेबर्स ज्यादा इकोनॉमी में काम करने लगते हैं तो भी होगा। और मैंने वाई एक्सिस पर क्या ले लिया, मैंने वाई एक्सिस पर वेज को ले लिया, मजदूरी को ले लिया। क्लियर? चलो, प्रारंभ में आप देखते होंगे कि जब मजदूरी का मान OW1 है, OW1 है, तो नंबर ऑफ लेबर्स जो होते हैं वो सप्लाई ऑफ लेबर S1 है। क्लियर है? आप इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पे हो, ए पर हो, इसको आप ओरिजिन से मिला दो। लो, ओरिजिन से आपने मिला दिया। चलिए, मजदूरी आप करके, आपकी मजदूरी बढ़ करके हो जाती है कितनी, मजदूरी बढ़ करके OW2 हो जाती है। मजदूरी आपकी OW2 हो जाती है और ये आपकी सप्लाई हो जाती है, ये आपकी पूर्ति हो जाती है। ठीक है,
जैसे मजदूरी देखिए यहां पर बढ़ती है, ज्यादा श्रमिक काम करने को उस उद्योग में तैयार हो जाते हैं। ठीक है, आप जान ही रहे हो कि लोगों को ज्यादा मजदूरी चाहिए और ज्यादा पूर्ति हो जाती है। ये पूर्ति किसके रूप में हो सकती है? नंबर ऑफ लेबर के रूप में हो सकती है या श्रम घंटे के रूप में हो सकती है। और हम कहां पर आ जाते हैं? हम आ जाते हैं ए से बी पॉइंट पर आ जाते हैं। क्लियर है? चलो, अब हम लोग क्या होता है, हम आ जाते हैं जब मजदूरी आपकी बढ़ करके कितनी हो जाती है? मजदूरी बढ़ करके आपकी हो जाती है W3 मजदूरी हो जाती है। तो उसके परिणाम स्वरूप जो श्रम की पूर्ति है वो बढ़ करके कितनी हो जाती है? S3 हो जाती है। तो देखिए मजदूरी बढ़ी, उसके परिणाम स्वरूप श्रम की पूर्ति बढ़ी। श्रम की पूर्ति आपके घंटे के रूप में या श्रमिक की संख्या के रूप में हो सकते हैं। और इस प्रकार से मेरा नया संतुलन बिंदु सी हो जाता है। नया संतुलन बिंदु सी हो जाता है। क्लियर है? अब देखिए मजदूरी पुनः बढ़ती है। जब मजदूरी पुनः बढ़ती है तो उसके बाद श्रम की पूर्ति नहीं बढ़ती है। जब श्रम की पूर्ति नहीं बढ़ती है, श्रम की पूर्ति देखिए OS2 पर ही स्थित रहती है। तो यहां पर देखिए जो आपका मजदूरी बढ़ी WOW5 हो गई, लेकिन श्रम की पूर्ति नहीं बढ़ी। तो इस प्रकार ये जो मजदूरी यहां तक बढ़ी और मजदूरी बढ़ने के परिणाम स्वरूप ये जो पूर्ति बढ़ गई है, ये आपका प्रतिस्थापन प्रभाव कहलाएगा। प्रतिस्थापन प्रभाव कहलाता है। प्रतिस्थापन प्रभाव वो प्रभाव होता है जब अर्थव्यवस्था में, जब इकोनॉमी में श्रम बढ़ता है और उसके परिणाम स्वरूप पूर्ति भी बढ़ जाती है। लेकिन जब श्रम बढ़े लेकिन पूर्ति ना बढ़े, या जब श्रम बढ़े और श्रम बढ़ने के परिणाम स्वरूप W5 पर आ जाए और पूर्ति आपकी क्या हो जाए? पूर्ति आपकी निगेटिव हो जाए। देखिए अब आपकी पूर्ति, मजदूरी बढ़ी और मजदूरी बढ़ने से पूर्ति आपकी घट करके कहां आ गई? पुनः OS2 पर आ गई। तो ये जो आपकी कंडीशन आ गई, जो आपका ये ई पॉइंट हो जाता है, डी से ई पॉइंट जो आपका आ जाता है, ये आपका कहलाता है इनकम इफेक्ट। ये आपका आय प्रभाव है, इनकम इफेक्ट है। और यहां पर इनकम इफेक्ट में लोग काम की जगह काम की जगह आराम को तरहीज देने लगते हैं, प्रेफरेंस देने लगते हैं। आराम को रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं लोग। रेस्ट, काम की जगह रेस्ट को प्रेफरेंस देते हैं और कहते हैं हमको रेस्ट ज्यादा पसंद है। तो इसलिए जो आपका सप्लाई कर्व है लेबर का, वो पीछे की ओर मुड़ जाता है। लेकिन जब यह आगे की ओर रहता है तो यहां पर आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट काम करता है। और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जिसे हम लोग प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं, यहां पर क्या होता है कि आराम की जगह लोग काम को प्रेफरेंस देते हैं, काम को रिप्लेस कर देते हैं। ये पॉइंट आपको नोटेबल बन जाता है। यहां पर मजदूरी के कारण लोग आराम कम करना पसंद करते हैं और काम ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन यहां पर इनकम इफेक्ट होने के कारण वो लोग काम को क्या करते हैं? काम को कम प्रेफरेंस देते हैं और उसकी जगह आप आराम को ज्यादा प्रेफरेंस देने लगते हैं। ऐसा बिहेवियर हमको दिखाई पड़ता है। और इस प्रकार के बिहेवियर के कारण हम लोग ये देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में जो आपका श्रम का पूर्ति वक्र होता है, वो क्या होता है? पूर्ति वक्र जो होता है वो वास्तव में हम लोग क्या करते हैं? पश्चवंकन हो जाता है। श्रम का पूर्ति वक्र पीछे की ओर मुड़ जाता है। एक बार आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया था, MCQ में था, श्रम के पूर्ति वक्र, श्रम का जो पूर्ति वक्र है उसका पश्चवंकन का कारण क्या है? पश्चवंकन बड़ी कठिन हिंदी है ना। पश्चवंकन, बैकवर्ड, बैकवर्ड का होने का कारण क्या है? तो आपको आंसर देना है यहां पर इनकम इफेक्ट का मान, इनकम इफेक्ट का मान
सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के मान से ज्यादा हो जाता है। ये आंसर करेक्ट था वहां पर। देखिए यहां पर इनकम इफेक्ट हाई फाई हो जाता है और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पीछे हो जाता है, और इस एरिया में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हाई भी है और इनकम इफेक्ट कम हाई है, इसलिए श्रम का पूर्ति वक्र धनात्मक ढाल का रखता है। लेकिन ये पीछे की ओर पश्च बंकन होने का तात्पर्य होता है कि जब इनकम इफेक्ट ज्यादा हावी हो जाए, लोग काम की जगह आराम को ज्यादा प्रेफरेंस देने लगते हैं, तो आपको ऐसा बिहेवियर दिखाई पड़ता है। ठीक है, चलो, जहां पर श्रम का मांग वक्र और श्रम का पूर्ति वक्र दोनों बराबर हो जाते हैं, वहीं पर मजदूरी का निर्धारण हो जाता है। तो इस प्रकार जहां पर श्रमिक का मांग वक्र तथा श्रम का पूर्ति वक्र, ये आपका श्रम का मांग वक्र है, दैट इज DL, श्रम का पूर्ति वक्र है, दैट इज SL। देखो रियल लाइफ में आपका धनात्मक ढाल वाला है ही आपका श्रम का पूर्ति वक्र पाया जाता है, पश्च बंकन वाला पार्ट अप्लाइड लाइफ में नहीं पाया जाता, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लॉट नहीं किया है। नीचे नंबर ऑफ द लेबर या सप्लाई ऑफ लेबर को हमने लिया है, नंबर ऑफ लेबर्स को ले लिया है, और लंब अक्ष पर आपने वेज को ले लिया है, मजदूरी को ले लिया गया है। तो इस प्रकार जो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट ई हो जाता है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाता है, और इस पॉइंट पर जो आपका मजदूरी होती है वो OW निर्धारित हो जाती है, तथा डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर ये निर्धारित हो जाता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि अर्थव्यवस्था में मजदूरी का निर्धारण हो जाता है, और मजदूरी का निर्धारण वहां पर होता है जहां पर श्रमिक की मांग तथा श्रमिक की पूर्ति दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। आपका OX है आधार अक्ष, जहां पर नंबर ऑफ द लेबर्स को लिया गया है। ठीक है, ये आपका वेज है ऊपर पोर्शन में, ये आपका डिमांड है DL, एंड ये आपका सप्लाई है, दैट इज SL। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई दोनों हो जाती है, इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका E हो जाता है। अब मैंने अभी बताया कि ये मजदूरी हो जाती है। ठीक है, WOW मजदूरी हो जाती है आपका, ये आपका QL जो होता है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द लेबर हो जाता है। मान लीजिए किसी कारण से श्रम की मांग अर्थव्यवस्था में बढ़ जाए, किसी कारण से श्रम की मांग अर्थव्यवस्था में बढ़ जाती है, कोई भी रीजन हो सकता है। ठीक है, तो उसके परिणाम स्वरूप हम नए संतुलन बिंदु E1 पर आ जाते हैं, और आप देख सकते हो कि मजदूरी का मान पहले से बढ़ जाता है और मजदूरी OW आपका OW1 हो जाती है, और श्रमिक की डिमांड एंड सप्लाई भी बढ़ करके OQ2 हो जाती है। तो इस प्रकार से अगर अर्थव्यवस्था में डिमांड ऑफ लेबर बढ़ती है तो अर्थव्यवस्था में वेज का मान बढ़ जाएगा, दैट इज क्लियर। क्लियर हो गया कि अगर श्रम की मांग बढ़ जाती है तो श्रम की मांग बढ़ने के परिणाम स्वरूप मजदूरी का मान पहले से बढ़ जाएगा। अब दूसरी बात हमारे पास हो जाती है, दूसरी बात क्या हो जाती है कि अर्थव्यवस्था में आपके पास आधार अक्ष पर नंबर ऑफ लेबर्स हैं, नंबर ऑफ लेबर्स हैं, और आपका उस वाई एक्सिस पर वेज है। ठीक है, ये आपका डिमांड ऑफ लेबर है, ये आपका सप्लाई ऑफ लेबर है, इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका E है, ये आपकी मजदूरी है। ठीक है, ये आपका क्वांटिटी है। क्लियर है, चलो अब देखो यहां पर क्या होता है, किसी कारण से यदि श्रम की पूर्ति बढ़ जाए, सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ करके SL1 हो जाए, तो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा। और हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ने से आप देख सकते हो कि सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ने के कारण अर्थव्यवस्था में वेज का मान क्या हो जाएगा, पहले से कम हो जाएगा। तो अर्थव्यवस्था में यदि सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ेगी तो मजदूरी का मान पहले से कम हो जाएगा, दैट इज क्लियर। ये पॉइंट नोटेबल पॉइंट बन जाता है। अब देखिए बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन की। जब बात करते हैं तो परफेक्ट कंपटीशन में जो अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता होती है, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जो अर्थव्यवस्था होती है, अर्थव्यवस्था में डिमांड ऑफ लेबर एंड आपका सप्लाई ऑफ लेबर के आधार पर मजदूरी का निर्धारण हो जाता है, और इस मजदूरी को सरकार दे देती है और सारी फर्मों को प्रतिबद्ध करती है
फोर्स करती है कि आपको यही जो मजदूरी निर्धारित हुई है परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत, इस मजदूरी पर ही अपने प्रोडक्शन को मैक्सिमम करना है। तो ये जो मजदूरी निर्धारित होती है और इसी मजदूरी पर हमको क्या करना पड़ता है, अपने लाभ को अधिकतम करना पड़ता है इन द परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत। तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत क्या होता है, वी वांट टू, वो फर्मों को मजदूरी का स्तर पहले से दे दिया जाता है, अर्थात AW = MW, ठीक है, औसत मजदूरी तथा सीमांत मजदूरी जो आपका यहां से इस लाइन से रिप्रेजेंट की जाती है, इसका निर्धारित वो कर देती है। कौन, इंडस्ट्री कर देती है, आपकी इकोनॉमी कर देती है, गवर्नमेंट कर देती है, डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर। और इस मजदूरी पर सभी फर्मों को आदेश दिया जाता है कि इस पर अपने लाभ को अधिकतम करें। तो इस प्रकार जो आपके पास मजदूरी होती है वो इकोनॉमी द्वारा डिटरमाइन कर दी जाती है। और कहां पर डिटरमाइन की जाती है, जहां पर इकोनॉमी में श्रमिक की मांग उद्योग द्वारा और श्रमिक की पूर्ति दोनों बराबर हो जाती है, वहीं पर संतुलन पॉइंट निर्धारित हो जाता है और यहीं पर मजदूरी का निर्धारण हो जाता है। और इस मजदूरी को उठा करके दे दिया जाता है फर्म को, और फर्म से कहा जाता है कि आप मजदूरी में छेड़खानी आप नहीं कर सकते हो और इस मजदूरी पर अपने फर्म का लाभ मैक्सिमम आप करोगे। तो ये परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत ऐसा बिहेवियर दिखाई पड़ता है। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, ये मजदूरी हमको प्राप्त हुई, कहां से मजदूरी ये मिली, ये मजदूरी हमको इंडस्ट्री से मिली, और इस मजदूरी पर हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करने का प्रयास करते हैं। मेरे पास तीन स्थितियां हैं। ये आपका उद्योग है, उद्योग ने श्रम की मांग तथा श्रम की पूर्ति के आधार पर मजदूरी का निर्धारण किया, और मजदूरी का निर्धारण ई पॉइंट पर हो जाता है, और इस मजदूरी पर सभी फर्मों को अपनी लाभ को अधिकतम करना होता है। तो इस मजदूरी को सभी फर्में एक्सेप्ट कर लेती हैं, सभी फर्में स्वीकार कर लेती हैं, और सभी फर्में जब स्वीकार कर लेती हैं तो हमको ये सारी फर्मों के लिए एक समान मजदूरी रेखा बन जाती है। अगर फर्म का जो एवरेज रिवेन्यू प्रोडक्शन है वो कम है मजदूरी से, देखिए मजदूरी रेखा है और एवरेज प्रोडक्शन आप तो जान ही रहे हो ना, एवरेज प्रोडक्शन जो अभी हमने मॉर्निंग के क्लास में आपको देखा होगा, एवरेज प्रोडक्शन की जो बात की थी वही एवरेज प्रोडक्शन है। एवरेज प्रोडक्शन देखिए डिक्लाइन होता, गोइंग ऑन मैक्सिमा, डिक्लाइन करने लगता है, और एवरेज प्रोडक्शन के मैक्सिमा पॉइंट से आपका मार्जिनल प्रोडक्शन कट करके आता है, ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्शन कट करके आता है, और जहां पर संतुलन वहां पर होता है जहां पर मार्जिनल वेज किसके बराबर होती है, मार्जिनल प्रोडक्शन के बराबर हो जाती है। तो ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट से आप लंब डाल दो, लंब डाल दोगे तो ये आप देखिए लंब डालने के परिणाम स्वरूप इतने नंबर ऑफ लेबर को, ओ एल नंबर ऑफ लेबर को आप लगाओगे, नंबर ऑफ लेबर ये लगेंगे, और एवरेज प्रोडक्शन को देखिए आप यहां पर कट किए तो इसको आप मिला दो लंबच से। तो इस प्रकार आपको मजदूरी कितनी देनी पड़ रही है, ओ एल लेबर को, इतने श्रमिक आपके लगाए गए हैं, इन श्रमिकों को मजदूरी कितनी देनी पड़ रही है, L1E, L1 इतनी मजदूरी, क्योंकि उद्योग ने ऑर्डर किया है कि L1E मजदूरी आपको देना पड़ेगा, और उससे मिलने वाली प्रोडक्टिविटी कितनी है, वो L1A है। तो देखो मजदूरी ज्यादा देने पड़ रही है और मिलने वाले उत्पादन, औसत उत्पादन कम है, परिणाम स्वरूप पर यूनिट लॉस होगा कितना, EA, आपका EA पर यूनिट लॉस होगा, पर यूनिट लॉस होगा। और पर यूनिट लॉस को अगर इसको आप लंबच से मिला दीजिए तो लंबच से ये बी पॉइंट हो जाता, ये डब्ल्यू पॉइंट हो जाता, ये जो शेडेड एरिया है, ये शेडेड एरिया आपका चतुर्भुज, आपका WBAE, ये आपका टोटल लॉस को रिप्रेजेंट करेगा। यानी एक फर्म अगर उसको उद्योग द्वारा आदेश है कि इस मजदूरी पे काम करना है और उसका एवरेज प्रोडक्शन का मान कम है, जो एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्शन इसको कहते हैं, एआरपी कहते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने एपी का मान यहां पे रख दिया। तो एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्शन का मान जो मजदूरी उद्योग ने रखी, जो डॉटेड लाइन हमको दिखाई पड़ रही, इसका मान अधिक है और एवरेज प्रोडक्शन का मान कम है, तो फर्म हानि की अवस्था में
होगी और फर्म हानि की अवस्था में यहाँ पर है। तो हानि की अवस्था की दशा क्या होती है कि जब अर्थव्यवस्था में मार्जिनल आपका प्रोडक्शन, आप सॉरी ये एवरेज प्रोडक्शन, ये तो आपकी कंडीशन है। जब आपके पास एवरेज वेज का मान मार्जिन आप, एक मिनट, आपके पास एवरेज प्रोडक्शन का मान कम हो एवरेज वेज से, एवरेज वेज से, ये कंडीशन आपकी होती है हानि की अवस्था। तो यहां पर फर्म को लॉस फेस करना पड़ रहा है। वहीं अगर एवरेज प्रोडक्शन का मान मजदूरी से ज्यादा हो जाए, एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्शन का मान मजदूरी से, देखिए ये वेज है, वेज से एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्शन का मान ज्यादा है, और इसके ऊपर से आपका पास क्या काट के आती है, ये सीमांत आगम रेखा काटती है। तो ये आपके पास मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्शन है, इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका ई हो जाता है, E1। और यहां पर आपका देखिए मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्शन मार्जिनल वेज के बराबर है ई पॉइंट पर। यहां पर ई पॉइंट पर मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्शन जो है वो वास्तव में मार्जिनल वेज के बराबर है। तो इस प्रकार से हम लोग आधार अक्ष पर इसको नलंब डाल देते हैं। और देखिए मजदूरी हमको एक लेबर कितना लगाए, OL1 लेबर लगाए, OL1 लेबर लगाने के परिणाम स्वरूप हमको उत्पादन उस लेबर से कितना मिल रहा है, L1A1 उत्पादन मिल रहा है। और वास्तव में मजदूरी कितनी इंडस्ट्री ने देना है, L1E1 मजदूरी देनी है। यानी कितना मिल रहा है, L1A आपका एवरेज प्रोडक्शन, एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्शन प्राप्त हो रहा है, उससे श्रमिक से इतना मुझे औसत उत्पादन प्राप्त हो रहा है, और मजदूरी मात्रा देनी कितनी पड़ रही, L1E1 मुझे मजदूरी मार्जिनल वेज के बराबर देनी पड़ रही है, जिसको एवरेज वेज भी आप कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप आप कह सकते हो कि जो ये पोर्शन है AE1 पोर्शन है, AE1 पोर्शन दैट विल बी पर यूनिट प्रॉफिट होगा। ये आपका ये पोर्शन क्या होगा, पर यूनिट प्रॉफिट का पोर्शन होगा। और चलो इसको लंबा से मिला देते हैं, तो ये आपके पास जो होगा ये W पार्ट बन जाता है, इसको मैं B कर देता हूं। तो ये जो आपका शेडेड पार्ट हो जाता है दैट इज कॉल्ड टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो ये फर्म का क्या होता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन है व्हेन द इकोनॉमी में, इकोनॉमी इन द परफेक्ट कंपटीशन में होती है, और परफेक्ट कंपटीशन में इंडस्ट्री वेज का निर्धारित कर देती है, और फर्म की एवरेज प्रोडक्टिविटी ज्यादा होने के कारण फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त होता है। एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्शन का मान जब एवरेज वेज के मान से ज्यादा हो तो समझ जाना कि फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त होता है। तीसरी कंडीशन हो सकती है दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन हो सकती है, नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन वो होती है जब अर्थव्यवस्था में एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्शन का मान आपका एवरेज वेज के बराबर हो। क्लियर है, ठीक है। तो यहां पर एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्शन टेंजेंट होती है, टच करके जाती है, बराबर है किसके, एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्शन किसके बराबर हो जाती है, ठीक है। आपका एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्शन जो होती है वो किसके बराबर हो जाती है, वो बराबर हो जाती है मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल वेज या एवरेज वेज के, ठीक है। और इसके ऊपरी पॉइंट से आप कट करके जाते हो तो ये कहलाता है आपका मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्शन। इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका ई हो जाता है जहां पर चारों बराबर होते हैं, यानी OL लेबर लगाए जाते हैं, और चारों ई पॉइंट जहां ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहां पर एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्शन बराबर एवरेज वेज इज इक्वल टू मार्जिनल वेज, मार्जिनल वेज प्लस आपका इज इक्वल टू आपका मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्शन। तो ये आपका अर्थव्यवस्था में वो कंडीशन होती है जब फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त होता है। तो इस प्रकार परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत जो आपकी इंडस्ट्री होती है वो मजदूरी का निर्धारण करके फर्मों को दे देती है, और फर्मों से कहती है कि आप मजदूरी में छेड़खानी नहीं करोगे, इस मजदूरी पर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का प्रयास करो। तो फर्म लॉस की कंडीशन में जा सकती है, फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन में जा सकती है, और फर्म नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन में जा सकती है। ये वेज के अंतर्गत आज हमने अध्ययन किया। तो इस प्रकार से आज हमने वेज देखा टॉपिक के अंतर्गत। वेज देखने के अलावा हमने देखा कि डिमांड ऑफ लेबर क्या होता है, सप्लाई ऑफ लेबर क्या होता है, सप्लाई ऑफ लेबर वक्र क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट क्या होता है। इसके साथ ही साथ आज हमने देखा कि वेज का निर्धारण कहां पर होता है, और साथ ही साथ इफ कंडीशन परफेक्ट कंपटीशन की है तो परफेक्ट कंपटीशन में अगर उद्योग मजदूरी का निर्धारण करके किसको प्रदान कर देती है, फर्म को प्रदान कर देती है, तो फर्म कैसा बिहेवियर अपनाता, इस पर आज हमने स्टडी अपनी
कंप्लीट की।